नमस्कार। और आइए अब शुरू करते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में देखेंगे इस अध्याय में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहलाता है और कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहला है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब जो श्वसन में मदद करता है उसे क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO और H2O तथा ऊर्जा निकलती है। अब ये ग्लूकोज का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और ऑक्सीजन कितना है? O2। यहाँ बैलेंसिंग कर रखी है 6 लगाकर। मिलता क्या है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जल HO2 और ऊर्जा। कितनी मिलती है ऊर्जा में? 686। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता। जब इंसान मर जाता है, जब वो सांस नहीं लेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, इसलिए उसका शरीर कैसा पड़ जाता है? ठंडा। श्वसन की क्रिया एक अपचय कैटाबॉलिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? कैटाबॉलिक, अपचय क्रिया है। श्वासोच्छवासी, ब्रीदिंग, सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छवासी कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छवासी दो प्रकार के होते हैं ब्रीदिंग। एक होता है निश्वासन, इनहेल, और दूसरा होता है निश्वासन, एक्सेल। तो निश्वासन जो होता है, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेने की क्रिया को निवासन कहते हैं, मतलब इनहेल। इसके द्वारा हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन 20%, कार्बन 0.3%, नाइट्रोजन 78%। निश्वसन, एक्सप्रेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है और श्वसन निम्न गैस देते हैं। तो गैस हमें कौन कौन सी मिल जाती है? ऑक्सीजन मिलता है 70%, कार्बन जो है 4.86 और नाइट्रोजन सेम का सेम। तो मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 21% और छोड़ के ऑक्सीजन रहे, लेकिन कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। प्रमुख श्वसन अंग देखते हैं। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। जलीय जीव गिल्स, क्लोम या फेफड़ों द्वारा। कीट श्वसन नली द्वारा। टैडपोल बच्चा मेढक का गिल्स द्वारा। निष्क्रिय मेढक त्वचा या भूमि के अंदर, ठीक है, त्वचा द्वारा। और मानव फेफड़ा, केचुआ त्वचा, जीवाणु मीसोसोम द्वारा श्वसन करते हैं। मानव का श्वसन मार्ग देखते हैं। मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उसी मार्ग से ही श्वसन मार्ग कहलाता है। मतलब जिस मार्ग से वो अनुसरण कर रही है उसी मार्ग को बोलते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग निम्न है। नासा छिद्र है नोस्टी। नसिका कपाट, नैकल कैवल, नसिका कपाट। ग्रसनी, पैविनेक्स, स्वतंत्र, लैक्सेन,
श्वसन नली, ट्रैचेट, बोरकाई, बोरकियोलस, बोरक्यूलस, वायुकोष्ठ, रुधिर, कोशिका, यह सभी श्वसन मार्ग के भाग हैं। आइए एक बार इस पे पुनः विचार करते हैं। सबसे पहला हमारा नासा छिद्र, नसिका कपाट, ग्रसनी, स्वरण तंत्र, श्वसन नली, बोरका, बोरकियोलस, वायुकोष्ठ, रुधिर और कोशिका। डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम गुंबदाकार डोम से पेशियां रचना होती है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। गर्भवती महिला में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो जो औरत गर्भवती होती है उनमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता डायफ्राम। डायफ्राम बंधकार डोम से पेशियां रचना है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में 75% योगदान करता है। गर्भवती महिला में निःश्वसन डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। कहते हैं नासा छिद्र, नोस्टी, नाक का यह अगला भाग होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूलकण को रोकते हैं। नासिका कपाट, यह नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नसिका कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोबे पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। तो नाक के अंदर सुगंध का एहसास कौन करा रहा है? ओल्फैक्टरी लोबे। ग्रिसनी फाइनेक्स, यह नसिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। रिमार्क, ग्रसिका फोनेक्स निगल द्वारा के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रनी स्वरतंत्र के द्वारा श्वसन नली से जुड़ता है। स्वरतंत्र लैक्से, यह ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनली के नीचे पाया जाता है। स्वतंत्र के दीवार उपस्थियों के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। यह आवाज़ निकालने में सहायता करता है। अंततः इसे वोकल बॉक्स भी कहते हैं। तो स्वरतंत्र को क्या बोलते हैं? वोकल बॉक्स, आवाज़ निकलता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम साइनेक्स करता है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वसन नली ना जाकर ग्रस नली में जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। फेफड़ा लंग्स, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है।
इसकी संख्या 2 होती है। दाहिनी फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फुसफुस या पुलमेरी भी कहते हैं। फेफड़ों क्या बोलते हैं? फुसफुस या पुलमेरी। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, अर्थात रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है। श्वसन नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वसन नली लगभग 10 से 11 सेमी लंबी होती है। टेरकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइलीन कार्टिलेज। टेरकिया आगे जाकर 2 शाखा में बढ़ जाता है, जिसे बोरकाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोरकाई। तो 2 शाखाओं में बढ़ जाए वो तो बोरकाई। टेरकिया आगे जाकर बोरकाई कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसे बोरकीओलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरकीओलस। तो अगेन इस चीज़ को दोबारा रिपीट करके देखते हैं क्या चीज़ कहना चाहता है ये, कि श्वसन नली जिसके द्वारा वायु श्वसन के अंदर तक जाता है, इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर है। टेरकिया, अब टेरकिया है ये, ठीक। टेरकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलीन कार्टिलेज। ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है साइड में। टेरकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जब ये टेरकिया 2 शाखाओं में बट गया यहाँ से, तो उसको बोलते हैं बोरकाइन। क्या कहते हैं उसको? बोरकाइन। और आगे जाकर बोरकाइन कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसे बोलते हैं बोरकीओलस। वायु कोष्ठ एल्वरी बोरकीओलस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे अवोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवोलिय। अल्वोली गैसों के विनिमय का कार्य करती है। जब अल्वोली जाम हो जाता है तो उसे बीमारी को निमोनिया कहते हैं। तो जब अल्वोलिया जाम हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? निमोनिया। तो हमें क्या होता है? निमोनिया रोग हो जाता है। तो निमोनिया रोग से कौन सा क्या ग्रसित होता है हमारे शरीर का भाग? वायु कोष्ठ। टीवी नामक रोग अल्वोलिया में छेद हो जाता है। तो टीवी नामक रोग से क्या होगा? अल्वोलिया में क्या हो जाएगा? यहाँ पर छेद, जैसे सांस लेने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। जब अल्वोलिया पर बलगम जम जाता है तो हमें दमा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? दमा रोग। अल्वोलिया में रक्त कोशिका होती है, जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन Hb तथा अल्वोली Hp ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है, जिसमें Hb रूपांतरण होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हो जाता है। HbO2 कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप O2 निकलता है। HbO2 को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और पुनः एल्वोली तक वापस ले जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वोली में पहुंच CO2 बाहर निकल जाता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे श्वसन कहते हैं। दूसरा, टिडल वॉल्यूम। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं
यह जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टिडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टिडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अंततः यह मिनट में 500 × 60 8000 ml या 8 लीटर तक जाता है, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी कहते हैं। टीएलसी लगभग 6000 ml या 6 लीटर का होता है। टिडल वॉल्यूम का मात्र 80% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो हमें वेंटिलेटर मशीन पर कृत्रिम सांस दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में करते हैं। किसमें करते हैं? आईसीयू। अधिक गहराई पर जाने पर गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तो जो ज़्यादा गहराई में जाते हैं वो हीलियम ले जाते हैं, जो कम गहराई में जाते हैं वो नाइट्रोजन लेके जाते हैं। वयस्क मानस में 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल क्रिया है। इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बिना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका श्वसन को 2 प्रकार होते हैं। कोशिका श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, कोशिका द्रव में और माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन और माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन जिसमें श्वसन नहीं है, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाएगा। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में अवायवीय श्वसन जिसमें श्वसन है वायु के उपस्थिति में। अब आते हैं कोशिका। ये कोशिका है बाउंड्री सी क्या है? ये कोशिका है। माइक्रोकॉन्ड्रिया इसके सेंटर में है। किसमें है? इसके सेंटर में माइक्रोकॉन्ड्रिया। और ये कोशिका द्रव, जो कोशिका द्रव क्या है? ये सब क्या है? कोशिका द्रव है। अब कोशिका द्रव में श्वसन, अनोक्सिक श्वसन, यह कोशिका द्रव में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कब होता है ये? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अंततः इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। तो अनोक्सी श्वसन में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। बीज का अनुकरण जीवाणु तथा यीस्ट में ऑक्सी श्वसन होता है। तो बीज का अनुकरण जीवाणु तथा यीस्ट में अनोक्सी श्वसन होता है। किसमें होता है अनोक्सी श्वसन? जीवाणु तथा यीस्ट में। कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। 4 एटीपी का, जिसमें 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिम, क्या कहते हैं इसको? लाइसिसिम। और 2 एटीपी शेष बच जाता है। अंततः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। तो टूटते कितने हैं? 4, लेकिन 2 तो तोड़ने में ही खर्च हो जाते हैं। रिमेंबर, ग्लाइकोलाइसिस के बाद कैप्सन चक्र
पुनः होता है। क्या होता है? कैप्सन चक्र। ग्लाइकोलाइसिस तथा कैप्सन चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल एसिटाइल सी ए को एंजाइम ए को कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइलिन एसिटाइलिन। माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन ऑक्सीश्वसन है। यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को कैप्सन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सन चक्र, क्योंकि इसकी खोज कैप्सन नामक विद्वान ने किया था। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन चलता है उसको बोलते हैं कैप्सन चक्र। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने दो पाइरुवी अम्ल को माइक्रोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूटना होता है। एक पाइरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं। अंततः माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहुँचने तो दो पाइरुवी अम्ल का अपघटन कुल 36 एटीपी बनाता है। तो कुल कितना एटीपी मिलता है हमें? 36 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। अंततः कुल एटीपी की संख्या 39 हो जाती है। तो 36 कैप्सन चक्र और 2 जो ग्लाइकोलाइसिस, तो कुल मिला कितने हो गए? यहाँ पर 38 एटीपी हमें मिल जाता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट: कैप्सन चक्र के दौरान CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2। श्वसनीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिनका कोशिका श्वसन के दौरान अपघटन टूटना होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सभी श्वसनीय पदार्थ कहलाते हैं। रिमार्क: आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेना होता बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या लेते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, सांस नहीं लेते। फेफड़े में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। वन लाइनर देखते हैं क्या है। श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोजन पदार्थ को सरल भोजन प्रतीत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या अपघटन। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? प्रासरण तथा विसरण द्वारा। श्वसन में कितने चरण होते हैं? 2। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक होता है? नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुला होता है? नासा द्वार में। मनुष्य की श्वसन नली की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। श्वसन नली वक्षीय गुहा में जाकर जहाँ 2 भाग में विकृत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बोरकाई। क्या कहते हैं उसे हम? बोरकाई। मनुष्य में गैस परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क में कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? मेंडुला। कौन सा करता है? मेंडुला
मैंडुला ओब्लागेंडा। मैंडुला ओब्लागेंडा जो है वो श्वसन पर नियंत्रण करता है। मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? लगभग 6 से 20 बार। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? 6O2। कितनी होती है? 6O2। मानव की मांसपेशी में किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। जलीय कोशिका में प्रमुख श्वसन नांग। जलीय कोशिका में प्रमुख श्वसन नांग क्या है? क्लोम। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? मैंडुला अबलान गेटा। मैंडुला अबलान गेटा। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला। श्वसन के दौरान बाहर निकली गई वायु CO2 की मात्रा कितने % है? 4%। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट। वसा तथा प्रोटीन की श्वसन गुणांक RQ कितना है? 1 से कम। कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण विखंडनोपरांत प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कितने ATP बनते हैं? तो यूकैरियोटिक में 36 और प्रोकैरियोटिक में 38। समुद्री तट पर रहने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो उसके रक्त में कितनी मात्रा पर बढ़ोतरी होगी? लाल रुधिराणु की संख्या तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा की बढ़ोतरी होगी। किसकी बढ़ोतरी होगी? लाल रक्त की कणिका और हीमोग्लोबिन। तो जो व्यक्ति पहाड़ों पर रहते हैं उनमें लाल रुधिर की संख्या और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी है? 15 ग्राम प्रति 100 मिली पर। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्मा में। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक रूप अम्ल कितने अणु होते हैं? 2 अणु। ग्लाइकोलाइसिस तथा कैप्सन चक्र में निर्मित निर्माण में सभी नाधा व पाधा के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अभिगमन तंत्र में। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिटिक में। किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? कूलस नली द्वारा मापा जाता है। श्वसन द्वारा बाहर निकलती गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 47% कैलोरी। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? दाया नील्य से मुक्त। स्वर यंत्र
की दीवार में कितनी उपस्थितियों का कंकाल होता है? 29 उपस्थितियों का। श्वसन नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? बोरनकाई। बोरनकाई कहते हैं श्वसन नली की शाखाओं को। श्वसन नली को किस नाम से जाना जाता है? टैर्किया। किसा जाता है? टैर्किया। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? 20 से 40। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थिति यौगिक का निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रंग किस रंग का होता है? लाल रंग का। ऑक्सी का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। जीर्णता का विलंबित करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में